सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक को स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 का जो आज हमने टॉपिक को डिस्कस करना है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया हुआ है, तो किस एलिमेंट्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गुजरेगा और किस एलिमेंट्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता, इस चीज़ को आज हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ना है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या होती है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द कैपेबिलिटी या एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ये किसी भी सब्सटेंस की एक एबिलिटी होती है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाए, इसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो इसे हम कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी चीज के अंदर से अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं तो इस अमल को आपने कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दो तरह से होती है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यानी इलेक्ट्रिक करंट दो चीजों के अंदर से गुजर सकता है। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है कि पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या पासेज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक करंट का गुजर जाना थ्रू ए इलेक्ट्रोलाइट, थ्रू ए इलेक्ट्रोलाइट, के एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का गुजर जाना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, के आमतौर पर प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस के इलेक्ट्रोलाइट में से इसलिए करंट गुजर जाता है क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस होते हैं। अब एग्जांपल लीजिए, हमारे पास लेड क्लोराइड है, PbCl2 है। अब PbCl2 को अगर आपने इसका फ्यूज सोल्यूशन ले लेते हैं, फ्यूज सोल्यूशन ले लेते हैं, यानी इसको आप पिघला लेते हैं या इसे पानी के अंदर आप हल कर लेते हैं, तो इट कैन बी ब्रेक अप इनटू लेड आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो देखिए हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोलाइट है लेड क्लोराइड। अगर लेड क्लोराइड का आपने फ्यूज्ड सोल्यूशन लेते हैं, यानी खालिस को पिघला लेते हैं या इसे पानी के अंदर हल कर लेते हैं, इसका एक्वा सोल्यूशन होता है, तो इस सोल्यूशन के अंदर लेड क्लोराइड कैन बी ब्रेक अप इनटू लेड आयन एंड क्लोराइड आयन। अब ये जो लेड आयन और क्लोराइड आयन होते हैं, ये सोल्यूशन के अंदर हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इनके इस हरकत की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से गुजर जाएगा। अब जो दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है, उसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहते हैं, या दैट इज आल्सो कॉल्ड मेटालिक कंडक्शन, कि आमतौर पर ये जो मेटल्स होते हैं इनके अंदर से भी करंट गुजर जाता है। मेटल्स के अंदर से इसलिए करंट गुजरता है कि दे हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब हरकत कर रहे होते हैं तो इनके अंदर से करंट कैरी आउट करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ये एक वायर है और इस वायर के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इधर से इधर की तरफ, यानी ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज ए मेटालिक कंडक्शन, या इसी चीज को अपने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहते हैं। तो मेटालिक कंडक्शन में मेटल का हमेशा सॉलिड स्टेट में होना जरूरी है। अगर मेटल सॉलिड स्टेट के अंदर है तो उस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। अगर वो लिक्विड या सॉल्यूशन फॉर्म में है तो वो उसके अंदर से वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है ये सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं होती, ये सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर होगी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसको मेजर करने के लिए इसकी रेजिस्टेंस मेजर करना जरूरी होती है। जो रेजिस्टेंस होती है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी भी तार के अंदर या किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहे होते हैं तो आगे इनके रेजिस्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होता जा रहा है, तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक करंट कम पास होगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से ज्यादा पास होगा। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के बाद हम उसकी इलेक्ट्रिकल जो है कंडक्टिविटी को मालूम कर लेते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेटल शो करते हैं, क्योंकि सिर्फ मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे अच्छा मेटल जिसके अंदर से बिजली या इलेक्ट्रिक करंट तेजी से गुजरेगा वो जो है वो सिल्वर होता है, अर्जेंटियम होता है, चांदी होता है। अब ये क्वेश्चन आता है व्हाई अर्जेंटियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली का इतना अच्छा कंडक्टर क्यों है? क्योंकि ये जो सिल्वर है इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके दरमियान में और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होता है, इसलिए जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर फ्रीली टू मूव, वो बड़ी आसानी के साथ हरकत करते हैं। ड्यू टू दिस रीजन सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमारे पास कॉपर होता है, फिर सोना होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है। तो हम सिल्वर को इसलिए ज्यादा यूज नहीं कर सकते बिकॉज सिल्वर इज ए मोस्ट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू कॉपर। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी, तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। पहला जो फैक्टर्स है इसे हम कहते हैं साइज ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट का साइज क्या होगा। अगर किसी भी एलिमेंट का साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। सेकंड थिंग जो है इसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि आमतौर पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, ये न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है इसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इसके इनर इलेक्ट्रॉन है, ये इसके आउटर इलेक्ट्रॉन है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस कशिश कर रहा है, इसको भी कशिश कर रहा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आगे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसे शील्ड कर देगा, या ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। इस तरीके से न्यूक्लियस और इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन ने इसे शील्ड कर दिया, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अगर ये शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रीली टू मूव, ये आसानी के साथ हरकत करेंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर आता है इसे हम टेम्परेचर कहते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं अगर इनके अंदर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कि मेटल जो होते हैं उनका अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों कम हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेटल है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहे होते हैं उस मेटल से, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे मौजूद होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो इनके सामने पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब आगे जाने की तरह आगे जाना चाहते हैं, आगे मूव कर रहे होते हैं, तो इनकी मूवमेंट के दौरान ये पॉजिटिव चार्ज इनके सामने आ जाते हैं और इनसे टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो इसे हम यूं लिखते हैं कि वाई बिकॉज ड्यू टू ऑक्सीलेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो ऑक्सीलेशन यानी ऊपर नीचे हरकत करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इनसे टकरा जाते हैं और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को अब हम स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। सबसे पहले हमने फर्स्ट है यानी अल्कली मेटल लेते हैं। अल्कली मेटल में ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है और ये रुबीडियम है, सीजियम है और ये हमारे पास फ्रांसियम है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है, इसका 19 हमारे पास एटॉमिक नंबर है। रुबीडियम का 37 होता है, इसमें 18 जमा करेंगे, फिर इसमें आपने 18 जमा करना है तो 55, इसमें 32 जमा करेंगे तो ये 87। तो अब हम देख रहे हैं अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, यानी इसके सिर्फ 2 शेल होंगे, पहले में 2 और आखिर में 1। इसके हमारे पास 3 शेल आ जाएंगे और जो लास्ट होगा इसके हमारे पास 7 शेल होंगे। फ्रांसियम के जो शेल होंगे वो हमारे पास 7 होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 32 होंगे, फिर 18 और फिर 8, फिर लास्ट में 1। अब हम देख रहे हैं जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, यानी टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं, न्यूक्लियस और उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट ए के जो मेंबर होते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज होती है बिकॉज देयर साइज इज इंक्रीजेज एंड देयर आउटर इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री। और इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं साइज बढ़ने से वो फ्री होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इंक्रीज हो जाएगी। सेम केस अगर हम देखते हैं सेकंड ए को आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं।
तो ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। इसे आपने याद करना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 12 है, इसका 20 है, इसका 38 है, 56 है और इसका हमारे पास 88 है। तो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इसलिए टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है, मसलन अगर हमारे पास एक दफ़ा सोडियम है फिर मैग्नीशियम है, तो किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा होगी? तो सोडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि सोडियम का साइज मैग्नीशियम से बड़ा है और सोडियम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज कम है, मैग्नीशियम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो सोडियम हैज़ ए ग्रेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। सिमिलरली अगर हम तीसरे ग्रुप की तरफ जाते हैं तो ये बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम है। इसे हम कहते हैं कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इस ग्रुप के अंदर ये नॉन मेटल है, ये नॉन कंडक्टर है, ये मेटलाइड होता है। फिर आपके पास ये जो है मेटल है। तो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है वो इंक्रीज होती है। अब हमारे पास आ रहा है ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 ए के जो मेंबर होते हैं ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, टिन है और लेड होता है। ये जो हमारे ग्रुप नंबर 4 होता है इसमें कार्बन जो होता है ये डुअल नेचर जो है वो करता है। कार्बन के मुख्तलिफ एलोट्रॉप्स हैं। व्हाट इज एलोट्रॉपी? एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? अगर एक सॉलिड सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाया जाए तो उसे हम एलोट्रॉप कहते हैं। यानी एक सब्सटेंस की अगर एक से ज़्यादा अशकाल हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो उसे आप एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप के लिए शर्त होती है कि उनकी फिजिकल स्टेट चेंज एक जैसी हो, यानी फिजिकल स्टेट का होना ज़रूरी है एलोट्रॉपी के अंदर। जैसे कार्बन है, इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक को हम डायमंड कहते हैं और दूसरा हमारे पास जो होता है वो ग्रेफाइट है। एक डायमंड आ जाता है और सेकंड जो चीज़ होती है वो ग्रेफाइट है। अगर इनकी फिजिकल स्टेट देखा जाए तो ये दोनों सॉलिड हैं, डायमंड भी सॉलिड है, ग्रेफाइट भी सॉलिड है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसलिए आप कहते हैं कि बोथ आर एलोट्रॉप्स। ऐसे हमारे पास जो पानी होता है वो गैस, ठोस, यानी अगर पानी को गर्म करें तो वो गैस की शक्ल में आ जाएगा, ठंडा करें तो वो सॉलिड हो जाता है, आम टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड होता है। लेकिन ये वाटर की एलोट्रॉप्स फॉर्म नहीं है क्योंकि तीनों की स्टेट मुख्तलिफ है। एलोट्रॉप के अंदर स्टेट का एक जैसा होना ज़रूरी है। अब ये जो ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स है इसमें कार्बन जो है ये डुअल नेचर जो है शो करता है। अगर इसे आप डायमंड की शक्ल में देखें तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसे डायमंड की शक्ल में देखते हैं तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। ये डायमंड है, ये दूसरे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है क्योंकि सारे इसके अंदर कार्बन होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली बाउंडेड बिटवीन 2 कार्बन एटम। डायमंड के केस के अंदर इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, 4 कोनों वाली। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली बाउंडेड। 2 कार्बन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज टाइटली बाउंडेड है, ये हरकत नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर। वाई डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर? बिकॉज इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हम ग्रेफाइट को देखना चाहते हैं तो ग्रेफाइट जो होगा इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ये है। अब जब इसके साथ दूसरा कार्बन आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा कार्बन जो होगा वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। देखें ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बनता है। तो एक इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है। ये 2 कार्बन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है, इन 2 कार्बन के दरमियान में भी टाइटली बाउंडेड है, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। ये पाई बॉन्ड है, ये फ्री मूव कर सकता है, यानी अब ये पाई बॉन्ड इधर बना है, फिर ये पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ बन सकता है, फिर ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन सकता है। तो इसलिए ये पाई बॉन्ड जो होता है ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल के अंदर फ्रीली टू मूव या आज़ादाना तौर पर हरकत करता रहता है। यही वजह है कि ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ ए फ्री पाई इलेक्ट्रॉन। फ्री पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट के अंदर से बिजली गुजर सकती है। जब ये पैरेलल लेयर्स की शक्ल में पाया जाएगा तब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और टॉप से बॉटम की तरफ फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर हम ग्रुप नंबर 5 को देखें तो ये नाइट्रोजन है, ये बिल्कुल नॉन मेटल है। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन इज़ ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉन मेटल है। फास्फोरस भी नॉन कंडक्टर है। आर्सेनिक जो है वो मेटलाइड आ जाता है, फिर एंटीमनी आ जाता है, और फिर हमारे पास जो होगा वो बिस्मिथ है। ये जो आर्सेनिक है और सिलिकॉन जो होते हैं या सिलीरियम होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, यानी ये ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिन्हें आपने सेमी कंडक्टर का नाम देते हैं। व्हाट इज सेमी कंडक्टर? ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट तो गुजरता है लेकिन कंडीशंस के ऊपर, यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे तो दे बिकम कंडक्टर। जितने भी सेमी कंडक्टर होते हैं ये हाई टेम्परेचर के ऊपर, अगर हाई टेम्परेचर है तो ये कंडक्टर हैं, अगर हमारे पास लो टेम्परेचर है तो ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर उसे कहते हैं जिसके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती, इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे एट लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर है तो ये इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर है तो ये कंडक्टर होते हैं। तो आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, इनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? एक ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट तो गुजरता है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। एट लो टेम्परेचर दे आर इंसुलेटर, दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दे कैन नॉट अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तब इनके अंदर से कंडक्टर बन जाते हैं और ये बिजली को गुजरने देते हैं, इसलिए ये हमारे पास सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। फिर अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो फिर ये कंडक्टर आना शुरू हो जाएंगे, तो ये बिस्मिथ जो होगा ये मेटल है, ये कंडक्टर हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम छठे ग्रुप को देखना चाहते हैं तो ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीरियम है, ये टेलीरियम है, पोलिनियम है। तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों नॉन मेटल हैं, तो ये नॉन कंडक्टर हैं क्योंकि इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोजली टू दी न्यूक्लियस के करीब होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन कंडक्टर हैं। सेलेनियम जो होगा ये सेमी कंडक्टर है, फिर टेलीरियम है, फिर पोलिनियम जो होगा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से बिजली गुजर सकती है। अब हमारे पास सातवां ग्रुप आता है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पुअर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं वो हैलोजन्स होते हैं। ये जो हैलोजन्स होते हैं ये टोटली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं क्योंकि ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, इसलिए ये नॉन कंडक्टर हैं। अब इसकी रीज़न ये है कि ये जो सातवें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ये हमेशा मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं। अगर आप इनको देखें तो टॉप से बॉटम की तरफ इनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, इनकी पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ती है। इनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ती हैं, इनके अंदर वैंडर वाल फोर्सेस बढ़ती हैं, वैंडर वाल जो होती हैं वो इनके अंदर फोर्सेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है। ये लंडन फोर्सेस होती क्या हैं? तो फ्लोरीन के कुल 9 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 7 होते हैं। जब 2 फ्लोरीन के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस तरीके से रिपेल करने से ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाते हैं और पॉजिटिव आयन एक तरफ चले जाते हैं, दे बिकम पोलर। इसे हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहते हैं। फिर एक और मॉलिक्यूल इनके करीब आता है, उसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ होते हैं, पॉजिटिव आयन एक तरफ, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहलाती हैं। तो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज हो जाती है। फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री नहीं होते, इसलिए हमारे पास ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम 8वें ग्रुप को देखें तो सेम केस 8वें ग्रुप के अंदर भी यही केस होता है। 8th ग्रुप के अंदर ये जो 8A है ये नोबल गैसेस कहलाती हैं, जिसे हम 18वां ग्रुप भी कहते हैं। तो नोबल गैसेस के अंदर ये हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है। सेम इनके अंदर भी यही केस होता है कि टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए लंडन फोर्सेस इनकी बढ़ रही होती हैं, इसलिए इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। अब हमारे पास जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं पाया जाता, यानी कहीं पे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है और कहीं पे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कोवलेंट करैक्टर आना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास सबसे बेहतरीन ग्रुप जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉपर AgAu है, और सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो सिल्वर होती है, क्योंकि सिल्वर के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब एलिमेंट से सबसे कम है और इसके पास सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू कॉपर एंड AU। स्टूडेंट, आई होप कि आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को पीरियड टेबल के अंदर और जो है इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, बेशक हमने अपना पैगाम आप तक पहुंचा दिया।